सुनो भाई, तुम्हें लास्ट क्लास की पहले देखो जितनी हमारे पास बातें हैं पहले वो सारी बात पता होनी चाहिए। देखो हमारा जो चैप्टर चला था, क्या नाम है चैप्टर का? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसको हिंदी में समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर था। अब सुनो भाई, इस चैप्टर के अंदर हम जो बातें पढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें पहली बात तुम्हें जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, इसको समग्र मांग बोलते हैं, उसके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो सिखा चुका हूँ। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं भाई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो समग्र मांग के अंदर आते हैं। देखो मैं तुमसे बोल दूं कि अगर मैं तुम्हें डिमांड की बात करूं, ठीक है, जो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड जो है, जो मेरी समग्र मांग है, उसके अंदर कौन कौन से खर्चे जोड़े जाते हैं और कौन कौन से नहीं जोड़े जाते हैं। तुम्हें वो याद है नेशनल इनकम, मैं तुमसे कहा था कि नेशनल इनकम ये सारी बात जुड़ जाती है, ये सारी बात नहीं जुड़ती। ठीक है, तो मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बताना चाह रहा हूँ कि भाई समग्र मांग के अंदर जो तुम्हारे पास एडी है, जो तुम्हारे पास एग्रीगेट डिमांड है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें ऐड होती हैं और कौन कौन सी बातें ऐड नहीं होती। ठीक है, ये सारी बातें बता रहा हूँ, इसमें किसी दिक्कत तो नहीं भाई। पहले सुनो, हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के घटक। सुनो भाई, सबसे पहली बात अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इसमें भाई दो मेरे पास है। देखो अगर मैं ना इसको पढ़ने से पहले हमें टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि अगर हम कभी भी इसको अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से पहले हमें जो मेरे पास अर्थव्यवस्था कितने प्रकार से होती है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं भाई, एक मेरे पास पहला है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरे पास है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहला मैं बोलूंगा भाई कि बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी मेरे पास है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भाई पहले इसके ना हेडिंग डाल लो, एक कंपोनेंट्स ऑफ एडी। ठीक है, जो तुम्हारे पास समग्र मांग है उसके घटक है, समग्र मांग के घटक। ठीक है भाई, अब सुनो, जो मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ एडी है जिसको मैं समग्र मांग के घटक बोल रहा हूं, ठीक, एक्चुअल में है क्या? वो सारी की सारी चीज जो हमारे एडी के अंदर ऐड होती है। तो पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे इसको दो पार्ट में, मेरे पास एक है ओपन इकोनॉमी, दूसरी मेरे पास है क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जिसको हम पहले हम पढ़ेंगे क्लोज इकोनॉमी, दूसरी मेरे पास है भाई ओपन इकोनॉमी। तो इसमें जो मेरे पास फर्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, अगर इसकी बात कर दूं मैं क्लोज इकोनॉमी की, जिसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मेरे पास से एक्चुअल में है क्या भाई? इन बातों को समझो। देखो सबसे पहले मैं नॉर्मली बोलूंगा भाई कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो क्लोज इकोनॉमी है इसके अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती है। सबसे पहली बात भाई, इसमें सिर्फ मेरे पास कौन कौन से सेक्टर है? हाँ भाई, इसमें दो फैक्टर आते हैं मेरे पास, एक दो क्षेत्रीय, ठीक है, अगले पास है तीन क्षेत्रीय। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी, पता है ना, जो क्षेत्र सेक्टर, दो सेक्टर और तीन सेक्टर ऐसा रहता है, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? किसको नहीं पता भाई बताना, दो में कौन कौन सा आएगा? हाँ, हिंदी में कोई बोला जाएगा? परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, ये आएगा। ठीक है, तुम बताना भाई, जो हमारे पास जो तीन क्षेत्रीय है, ठीक है, तीन क्षेत्रीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? अच्छा भाई, किसी को बोलना है कुछ तीसरे के बारे में? जो तुम्हारे पास जो तीस, भाई वो कहाँ से आ जाएगा इसमें? वो नहीं आएगा इसमें। हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला सुन जाओ। पहले हम देखो, सुन जाओ, पहले हम क्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोज के अंदर मेरे पास सिर्फ तीन आते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे पास एक तो दो आ जाएंगे। पहले मैंने क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसको दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कि टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। और जो अगले मेरे पास है थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। पहले ना इसके अंदर पहला पॉइंट डालो, पहले हिंदी वाले पॉइंट डालो। पहला उस पहले पॉइंट के अंदर लिखो कि दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। और फिर जाके दूसरी हेडिंग डालो
तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, और मेरे पास अगला है तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। और भाई इंग्लिश वाले लिखो, जो इंग्लिश वाले हो उसमें लिखो। मेरे पास जो पहला है वो है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक। और जो उसका नेक्स्ट है मेरे पास है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। लिख लिया? अब सुनो, अब ना हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अगर मैं तुम्हें पहले वाले की बात बोल दूं कि मेरे पास टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसको हम दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? सबसे पहले चीज, एक मेरे पास प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, एक मेरे पास मतलब कि एक उत्पादक होता है, ठीक। और दूसरा मेरे पास क्या है? कंज्यूमर। दो ही तो है, इसको बोलते हैं परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। इसको हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक। तो मेरे पास सेकंड क्या भाई, इसको प्रोड्यूसर सेक्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर बोल सकते हैं। ये दो होता है इसके अंदर। तो हम ना इन दोनों में से पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाया अभी, ठीक है। इसके अंदर मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाए हैं। तो अब ना पहले वाले पॉइंट की हेडिंग बना के लिख लो, पहले वाले पॉइंट की हेडिंग बना के लिखो। लिखो भाई, इसके अंदर पहले हिंदी वाला लिख लो, गेट लगा। सुनो भाई, जो मेरे पास इसमें लिखना शुरू करो, कह रहे कि एक दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में, एक दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्र शामिल होते हैं, परिवार क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्र शामिल होते हैं। विशेष रूप से, मैं थोड़ा स्पीड में लिखो, विशेष रूप से इस अर्थव्यवस्था में कोई सरकारी क्षेत्र नहीं होता, विशेष रूप से इस अर्थव्यवस्था में कोई सरकारी क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात सबको पता है कि अगर मेरे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है तो इसके अंदर मेरे पास ये वाली बात है कि भाई इंग्लिश में लिखो इसमें कि अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी includes household sector and producer sector, household sector and producer sector। उसमें लिखो specifically there is no government sector in this economy, there is no government sector in this economy। भाई कॉमन सेंस की बात है, मैं तुमसे बोला मेरे पास दो सेक्टर वाली बात है, ठीक है। अगर टू सेक्टर की बात करते हैं मतलब मेरे पास इसमें भाई दो होते हैं ना सिर्फ, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सिर्फ दो ही हैं। पहला मेरे पास क्या होगा, जो परिवार बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या भाई, ठीक है, उत्पादक। तो मैंने तुम्हें ये वाली बातें बता रखी है। इसके अंदर क्या होता भाई, एक मेरे पास हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको बोलते हैं, और दूसरा क्या मेरे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, ठीक। एक को बोलूंगा मैं परिवार क्षेत्र और दूसरा मेरे पास उत्पादक क्षेत्र है। सुनो भाई, पता है मैं ये वो क्या क्या चीज इसको देता है, ठीक, और उसके बदले ये इसको क्या क्या देता है, ये हमें सारी बातें पता है, ठीक है। ये हमारे पिछले चैप्टर में और की, तो इसको बताना बस वो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो क्या चीज, हाँ इसको बनाना थोड़ा फायदे में रहोगे इसके नीचे। अब सुनो भाई, इसमें ना कुछ तुम्हें बातें लिखवा दे रहा हूं मैं। इसको बनाने के बाद तुम्हें हैशटैग डालना है, ठीक है, उससे लिख लो, थोड़ा स्पीड में करो जल्दी, और हैशटैग डालो और उसके अंदर लिखो भाई, पहले हिंदी वाला लिख लो, परिवार क्षेत्र के परिवार, एक मिनट भाई, एक मिनट, परिवार क्षेत्र उपभोग के उद्देश्य से वस्तु खरीदते हैं। हैशटैग डालना है, उसमें लिखो परिवार, मतलब कि परिवार क्षेत्र उपभोग के उद्देश्य से वस्तु खरीदते हैं। इसे उपभोग व्यय कहते हैं, इसे उपभोग व्यय कहते हैं। और दूसरा हैशटैग डालो, उसमें लिखो उत्पादक क्षेत्र
निवेश के उद्देश्य से, उत्पादक क्षेत्र निवेश के उद्देश्य से वस्तु खरीदते हैं, इसे निवेश व्यय कहते हैं। लिखो भाई इंग्लिश के अंदर, हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ कंजप्शन, हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ कंजप्शन, this is called consumption expenditure, this is called consumption expenditure। अगला हैशटैग डालो भाई, प्रोड्यूसर परचेज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर परचेज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें दो बातें लिखवाई, एक मेरे पास क्या है जिसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, क्या बोला मैंने कि जो मेरे पास पहला है वो उपभोग व्यय है, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम इसको डिनोट करेंगे सी से, ठीक है। तो पहले लिखो उपभोग व्यय, उसके आगे लिख दो सी, ठीक है, और इंग्लिश में लिखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसे हम बोलेंगे सी, वैसे बता चुका हूं पहले, ठीक है। और फिर दूसरा लिखो उसके नीचे निवेश व्यय, उसको लिखेंगे आई से, निवेश व्यय, उसके आगे लाइन लिखो, फिर उसको लिखेंगे हम आई से। इंग्लिश में तुम्हारे पास है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम आई से शो करते हैं। अब भाई थोड़ा यहाँ फोकस कर लो। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो चीजें हो गई। अगर अब मैं तुमसे बोल दूं एग्रीगेट डिमांड के मेरे पास कितने फैक्टर है, सी और प्लस आई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि एडी तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, सी तुम्हारे पास क्या है और आई क्या है, पता है सबको, दिक्कत नहीं इसमें कुछ। देखो भाई जब भी तुमसे कंपोनेंट्स पूछ जाए, वैसे पूछते नहीं है, ठीक, आ गया इक्का दुक्का तुम्हारा 2 मार्क्स का खींचेगा, वरना भाई बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आएंगे, कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं। बस मैं सबको याली सुनो, इसको लिख लोगे समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, सी तुम्हारा कंजप्शन है मतलब कि उपभोग व्यय बोलते हैं, आई तुम्हारे पास क्या भाई निवेश व्यय, इसको हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये वाली बातें क्लियर है। अब सुनो, मैंने तुम्हें पहला करा दिया, जो पहला वाला था, पहली हेडिंग हो गई ना, मैंने तुम्हें लिखवाया था क्लोज्ड इकोनॉमी, वैसे 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, ठीक, तो मैंने पहला बता दिया। अब जो तुम्हें दूसरा लिखना है इसको, जिसमें और जो तुम्हारा दूसरा है जिसको बोलते हैं 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, जैसा तुमने पहला पॉइंट डाला था ना ये वाला, अब ऐसे तुम दूसरा पॉइंट डालो, ऐसे ही तुम्हें दूसरा पॉइंट डालना है उसी के जस्ट नीचे, और उसके अंदर लिखो 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, और इंग्लिश में है कि 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। हाँ भाई सूरज, मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे पास 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से, जैसे जैसे 2 वाले में कौन सा, एक हाउस होल्ड है, ठीक है, मतलब एक परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पाद क्षेत्र, अरे तो हाँ तीसरे में 3 में कौन कौन से आएंगे, ढंग से बोल रहा हूँ भाई साहब, बोलो, पता लग रहा है किसी को क्या बोल रहा हूँ, पता ना पायल, मैंने पूछा 3 क्षेत्रीय में, अरे भाई ये आएंगे, ये लो, अब नहीं आएंगे ये, अब ये नहीं आएंगे, अब बोलो भाई, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होगा, अब बोलो 3 क्षेत्रीय में कौन कौन से आएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है। हमारे पास इसमें 3 होते हैं, तो पहले तुम ना दूसरी हेडिंग डाल लो, ठीक है, जिसकी दूसरी हेडिंग है उसे लिखो और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करो। पहले हेडिंग डाल लो दूसरी वाली और उसके अंदर लिखो भाई कि एक 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में, एक 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, भाई सबको होता है ना, जो परिवार क्षेत्र उसको गृहस्थ क्षेत्र भी बोलते हैं,
ठीक है, तो ध्यान रखे चलना। एक 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र कोमा उत्पादक क्षेत्र कोमा सरकारी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर मेरे पास होता क्या है, जो तुम्हारे पास जो मैंने बातें बताई ना, इसमें मेरे पास 3 होते हैं। इन तीनों की जो डिमांड है, सुनो पहले यहाँ फोकस करो। पहले मैंने क्या बोला कि अगर कोई इसका सेक्टर है, पहले वाला हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे पास क्या भाई कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी समग्र मांग के घटक, इसमें 2 इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम। पहले पढ़ रहे हैं हम क्लोज इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था, जो दूसरी पढ़ेंगे मेरे पास वो क्या भाई ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जो मेरे पास दूसरा है भाई से अभी कोई लिखना मत, ठीक है, मेरे पास है ओपन इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, हाँ भाई ये कौन बातें करता, सुनो। तो भाई ये वाली बात बता कि ओपन इकोनॉमी हम खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब इसके ना हम थोड़ा सा देखो हम इस वाले पे आते हैं। मैंने तुम्हें इसके अंदर पहला होता है दूसरा होता है, ठीक। इस दूसरे के अंदर मेरे पास भाई 3 सेक्टर आ जाएंगे। जितने भी सेक्टर हैं सारे, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर आते हैं। जितने भी देखो मान लो तुम्हारे पास क्लोज इकोनॉमी और जो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी मेरे पास वो वाली हो जाती है जिसके अंदर भाई एक तरीके से मान के चलो सरकार वगैरह हो। ठीक है, नॉर्मल सी बात बोले भाई, जो तुम्हारे पास क्लोज है ना, ये देश के अंदर की बातें चलती है। ठीक है, क्लोज के अंदर देश के अंदर जितनी भी डिमांड है, जितनी मांग है, इन सबको देख के चलते हैं। ठीक, लेकिन इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, ठीक है, अगर मैं ओपन पे आऊं तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी जोड़ देते हैं। बस हमारी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टोटल मेरे पास जो मांग है, जो टोटल एग्रीगेट डिमांड है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक, उसमें से मैंने तुम्हें भाई पहला बोला, पहले का नाम क्या भाई मेरे पास है क्लोज्ड वाली। ठीक, इसके अंदर मैं तुम्हें जितने भी सेक्टर बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं जितने सेक्टर आएंगे ना, वो सारे के सारे तुम्हारे भाई क्या होंगे, वो तुम्हारे वो सेक्टर हैं जो एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इन सब में जितने भी लोग होते हैं, इन सब में जितने भी लोग होंगे, ठीक, जैसे मान लो पहला परिवार क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद अगला क्या मेरे पास उत्पादक क्षेत्र, तीसरा मेरे पास क्या है गवर्नमेंट। तो भाई इन तीनों में जॉब होगी, मतलब इसको बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया। मेरे पास टोटल 3 हो गया ना भाई। मेरे पास टोटल जो 3 है, ये तीनों के 3 इन सेक्टर में जितने भी लोग हैं, इन सब ने जितनी भी वस्तु और सेवाओं की मांग करी है, ठीक, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ठीक, और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला भी जोड़ दूं, तो इनको जोड़ने के बाद जो मेरे पास टोटल जो डिमांड आती है ना, हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। बस में आगे हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो भी होते हैं, ठीक, तो ये सारी बात देख के चलते हैं। बस में आ रही है। तो मैं तुम्हें पहला बताया, अब दूसरा बता रहा हूँ। इसका लिखना शुरू भाई, एक 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में लिखवा मैंने परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें लिखो, इसके नीचे हैशटैग डालो एक, अब इसमें ना तुम्हें हैशटैग के अंदर ना एक पहला पॉइंट डाल दो। देखो इसमें इससे अभिप्राय तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में, 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में की गई सामूहिक उपभोग से है, सामूहिक उपभोग से है। अब दूसरा पॉइंट डालो उसी में, भाई इसमें लिखो कि सरकार सामूहिक उपभोग व्यय करती है, सरकार सामूहिक उपभोग व्यय करती है। जिसे सार्वजनिक उपभोग व्यय भी कहते हैं। जिसे सार्वजनिक उपभोग व्यय भी कहते हैं, अथवा संपूर्ण समाज के आधार पर उपभोग व्यय से है, अथवा संपूर्ण समाज के आधार पर उपभोग व्यय से है। ओ भाई तो लिख क्यों नहीं रहा है?
अब इसको पहन दो भाई कोई। आधार पर उपभोग वैसे है। वेरी गुड इंग्लिश वाले। A three sector closed economy includes, लिख लेना, हाउसहोल्ड सेक्टर, आधार पर उपभोग वैसे है। अभी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और उसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके नीचे हैशटैग डालो। द गवर्नमेंट मेक कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट मेक कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर। It refers to the public consumption expenditure. It refers to the public consumption expenditure or consumption expenditure on behalf of the society, on behalf of the society as a whole. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है भाई, पहले यार ये बातें क्लियर है। अच्छा देखो, अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोल दूं कि गवर्नमेंट जो है टोटल खर्चा क्या करती है, ठीक है, अगर नॉर्मल सी बातें बोलूं कि गवर्नमेंट जो है टोटल खर्चा करती कैसे है, सबसे पहली चीज भाई जो भी डिफेंस वगैरह हो गए, ठीक है, तो हम जितने भी डिफेंस में, ठीक है, उनमें और उनके कपड़े वगैरह खरीदते हुए, ठीक, सरकार ये तो करेगी। और कोई सा भी प्रोजेक्ट वगैरह हो गया यहीं पे खर्चा करती सरकार, वरना हाँ वही सारी चीजें। ठीक है, तो आपके पास एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये जो तो आप जितनी चीजें ना ये, और मान लो कोई से नेशनल, अच्छा वो तो इसमें आ जाएगा। ठीक, तो गवर्नमेंट के तुम्हें खर्चे पता लग गए। देखो हमें घर के खर्चे पता है, ठीक है, प्रोड्यूसर के खर्चे पता है, जो एक मेरे पास हाउस होल्ड है उसके खर्चे पता है, जो उत्पादक है मुझे उसके खर्चे पता है मेरे को। ठीक, दूसरा तुमसे बोल दूं कि भाई अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि जो उत्पादक है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसके खर्चे पता है, भाई मशीन पे खर्चे हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे खर्चा होता है। ठीक, अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करते हैं मैंने बता दिया। डिफेंस के ऊपर हो गया, ठीक, डिफेंस में जो लोग हैं उनके कपड़ों के ऊपर, उनके खान पीन के ऊपर, तो पता है एक फौजी के ऊपर कम से कम साल में 20 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है एक फौजी के ऊपर। जो ट्रेनिंग में चल रहा होता है ना उस पर इतना खर्चा आता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है साल में। उनकी भाई ट्रेनिंग महंगी भाई ट्रेनिंग होती है। ठीक, दूसरी चीज उन्हें जो खाना जो देता भाई वो थोड़ा मतलब देखो वैसे एक्चुअल में दिया जाना अच्छा चाहिए, लेकिन वो पागल बना रहे होते हैं। पता है हमारे देश के जो सैनिक है वो कैसे रहते हैं, खूब धूप में घूम रहे होते हैं या बर्फ में होते हैं। भाई जो अमेरिका वगैरह के ना उनके टेंट के अंदर एसी लगी होती है। सोचो हमारे यहाँ से जंगल में डोल रहे होते हैं, तंबू वंबू लगा के बैठे हैं, झोपड़पट्टी डाले बैठे हैं, अमेरिका वालों में एसी लगी है। सोचो ये चीज है, ऐसी फैसिलिटी दे रखी है। अगर यहाँ पे दे दी जाए ना एसी, अब सोचो वो एसी ऐसी है जो दिन तगड़ी धूप में चल जाए, ठीक है, वो भी सिर्फ कपड़े के अंदर। अब भाई यहाँ के लोगों को दी जाए फिर तो हो गया टैक्स, सरकार गई और हम सब भी गए, तो हमारे देश में ज्यादा खर्चा क्या ही आता। हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिशियन वगैरह होता है ना वो उनकी जेब भरी जाती है। ठीक, जितने पॉलिटिशियन है उनकी जेब में खूब ठूस के नोट जाते हैं, और इतने नोट जाते हैं भाई इनका पेट मुंह सब बाहर आता है। ठीक है, सुनो भाई बताओ पहले, अरे समझो ये सारी बातें क्लियर है अब ना। भाई सुनो, गवर्नमेंट और क्या खर्चा करती है तुम्हें इन बातों से ध्यान रख के चलना है। सड़क वगैरह बनवा दी, ठीक है, स्कूल वगैरह बनवा दिए, और केजरीवाल जो पागल बना दिया वो भी काम वही होता है। ठीक है, केजरीवाल जो फ्री बिजली दे रहा है किसके जेब से जा रही है, भाई हमारी जेब से जा रही है। जनता पता है भाई, पता है जो अनपढ़ जनता होती है ना वो उसमें पागल होती है। हटा दिया, चलो फिर बढ़िया। सो फिर भी बस तो फ्री है, भी बस तो फ्री का रखी है। सुनो भाई देखो, ये चीज जितनी, सुनो मेरी बात, ये जितनी भी बातें होती है ना, ठीक, ये सारा हमारी जेब से आता है। ठीक है, बस नहीं, कुछ भी चीज है ना हमारे पॉकेट से ही निकल के जा रहा। सूरज चौड़े में मैं भी देता हूँ। ठीक है भाई, सारी बातें क्लियर है। पहले अगर हम इससे थोड़ा सा अगर भाई और आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें दोबारा भी लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू, हाँ भाई AD इज इक्वल टू, पहला मेरे पास क्या भाई कंजप्शन आ जाएगा,
हाँ भाई, अगला मेरे पास आई आएगा इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है मेरे पास, गवर्नमेंट। भाई तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। तुम्हें गवर्नमेंट की थोड़ी सी तारीफ करनी है। क्या तारीफ करोगे कि भाई गवर्नमेंट डू एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस, या फिर बोल सकते हैं टेरिटरी डिफेंस, ठीक है। और फिर बोलते हैं सोसाइटी डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, ठीक, जो बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब पर लिख देना। तो मुझे लगा भाई जो सरकार है, ठीक, हमारे देश की सरकार रोड बनाने में खर्चा करती है, ठीक, हमारे देश में जो भी सुरक्षा पे खर्चा करती है और जो शिक्षा पे खर्चा करती है, तो ये सभी, इन सबको हम एक साथ, इसको सामूहिक रूप से सरकारी व्यय बोलते हैं। इन बातों को बस लिख देना, ठीक है। और लिखो ज्यादा स्पीड में, इस स्पीड में लिखो, अपनी भाषा बना के लिख लो। और इसकी थोड़ा वो लिख देना फुल फॉर्म, इस जी की, इन सब की तुम्हें लिखनी है। एडी की फुल फॉर्म क्या है, सी की, आई की और जी की, ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म। अब भाई सुनो, हमारे पास हमने जो बंद अर्थव्यवस्था वाली बात है, हमने वो पूरी कंप्लीट कर ली। हम बात करते हैं अब, मेरे पास है ओपन इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है। मेरे पास जो ओपन इकोनॉमी है, अब इसकी बात चलेगी। बात सुना आ रही है? अब सुनो भाई, जो मेरे पास ओपन इकोनॉमी है, एक मिनट जाओ, हाँ भाई सुनो, तो पहले वाली बात तो लगी। अब अगली बात करते हैं बस भाई ओपन इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भाई पहले समझो मेरे पास खुली अर्थव्यवस्था क्या है। जो मेरे पास भाई ओपन इकोनॉमी है वो मतलब कि जो मेरे पास ओपन इकोनॉमी क्या है, इसके अंदर सबसे पहली चीज मैं नॉर्मल सा बोलूंगा कि मेरे पास इसमें ये सारे आएंगे, ठीक। और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ठीक है, आयात निर्यात जो बात है ना, निर्यात आयात जो बात है, वो भी सी के अंदर आ जाती है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो ये वाली, एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक है, ठीक है। जो मेरे पास खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना शुरू करो। अब कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी लिखो भाई। एक खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। पहला तो लिखना है परिवार क्षेत्र, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा हमारे पास क्या भाई, शेष विश्व क्षेत्र, ठीक है, शेष विश्व क्षेत्र। और भाई इंग्लिश में लिखो, एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स 4 सेक्टर। एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स 4 सेक्टर। पहला मेरे पास है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा मेरे पास है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा मेरे पास है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा मेरे पास है भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। अब सुनो, हमें सिर्फ एक के बारे में एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। और भाई सबसे बड़ी बात सुनो यहाँ पे, ओ भाई साहब सुन जाओ, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पता लगा तुमसे एग्जाम में पूछो कि बच्चों तुम्हारे पास जो है ओपन इकोनॉमी, फिर जो खुली अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हमारे ये समग्र मांग के घटक कैसे हैं, ठीक है। अगर ऐसा आता है ना कि मतलब व्हाट या फिर व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन फॉर्म ऑफ ओपन इकोनॉमी इन कंपोनेंट्स ऑफ एडी, अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए, मतलब कि मान लो इसके अंदर तुम्हें इसका क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि खुली मतलब कि समग्र मांग के घटक में तुमसे खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाए, पता तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें छोटा सा लिखवाऊंगा, तुम वही करोगे। चलो पहले से इग्नोर मारो, मैं तुमसे इधर कह रहा हूं पहले कि अगर तुमसे बोल दूं कि समग्र मांग के अंदर बंद अर्थव्यवस्था जो क्लोज इकोनॉमी है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारे पास पॉइंट आए दूसरा वाला, ठीक है, तुम वही करोगे ना जो मैं तुम्हें मतलब कौन कौन से 3, तुम सिर्फ सरकार के बारे में लिखोगे। बस भाई यही पनौती होती है, सबके बारे में लिखना होता है। वो मैंने छोटा करवाया क्योंकि पहले से लिखवा दिया है। अब क्या मैं पुराना उठा के दोबारा लिखूं उसके अंदर? तुम्हें उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखना है, ठीक है। परिवार जो तुम्हारे पास उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकार क्षेत्र, जो इसके अंदर इसके हिसाब से लिखना तुम्हें, इसके हिसाब से 1 2 3, इसमें सिर्फ 2 थे ना पहले वाले में, सिर्फ 2 के बारे में। और इसमें टोटल जो तुम्हारे पास कितने 4 है, इसमें तुम्हें चारों के बारे में लिख के चलना है। बस में आ गई, इसमें तुम्हारे पास चारों के बारे में लिखना होता है। मैं तुम्हें सिर्फ चौथा लिखवाऊंगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो भाई इसके अंदर पहले लिखना शुरू कर दो। शेष विश्व क्षेत्र हमारे, शेष विश्व क्षेत्र हमारे निर्यात के रूप में, शेष विश्व
क्षेत्र हमारे निर्यातों के रूप में हमारी वस्तु एवं सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करता है। हमारी वस्तु एवं सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जो भी हम निर्यात करते हैं उस पे, और भाई लिखो इंग्लिश के अंदर एन ओपन इकोनॉमी। अच्छा इसमें लिखा था ना, एक मिनट और इसमें लिखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो मैं इन तीनों के बारे में भाई थोड़ा लिख के लेके आता ना घर से बार बार। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास शेष विश्व क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं भाई कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इसमें जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी निर्यात कर रहे हैं, उस निर्यात के चक्कर में जो भी डिमांड हमारी आ रही है ना, ठीक, उस निर्यात करने के चक्कर में जो एक्सपोर्ट करने में हमारी जो डिमांड आ रही है, जो भी मांग आ रही है, हम उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं होती, हमें शुद्ध निर्यात पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअल में कितना बेचा है। ठीक है, बात समझ आई? हम तो भाई देखेंगे ना कि हमने असलियत में बेचा कितना है। पता लगे हमने वहां से सिर्फ 2 सामान बेचा और बहुत सारा सामान खरीद लिया, ठीक है, ऐसा तो घाटा होगा ना। फिर अगर कभी भी मेरा जो निर्यात है, सबको पता है निर्यात आयात क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले इसके अंदर ना इतना लिख दिया, पहले इसकी डेफिनेशन मैं आयात हेडिंग डालो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हेडिंग डालो और उसके बारे में लिखो। ठीक है, लिख लेना उसके बारे में, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, समझा कुछ? जैसे मान लो एक्सपोर्ट है सेलिंग गुड्स इन अदर कंट्री, ठीक, इंपोर्ट ब्रिंगिंग या फिर बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, ऐसा होता है। आयात का मतलब क्या है? अन्य देशों से वस्तु या सेवा खरीदना, ठीक। निर्यात का मतलब अन्य देशों में वस्तु या सेवा बेचना। इसको इतना लिख लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब सुनो भाई, इतना करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्या। लिखो भाई इसके अंदर, लिखो इसमें, पहले हिंदी में लिख लो, पहले आयात निर्यात लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर लिखना शुरू, मतलब इसके आगे लिखो आयात निर्यात की लिखने के बाद फिर उसके आगे लिखो, ठीक है। इतने एक पैराग्राफ छोड़ दो फिर लिखो, ठीक है। और इसमें लिखना शुरू करो। भाई अगला हैशटैग डालो, लिखो, ये बोल सकता हूँ, और क्या बोलूंगा। लिखो इसमें, हाँ भाई लिखो इसमें कि निर्यात घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाते हैं, जबकि आयात, निर्यात घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाते हैं, जबकि आयात समग्र मांग को कम करते हैं। और भाई इंग्लिश में लिखो इंपोर्ट, एक मिनट, हाँ भाई लिखो इसमें इंपोर्ट आर अपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट। तो लिखो वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एडी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज एडी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब कोमा लगा के लिख दो इंपोर्ट डिक्रीजेस इट, और जो इंपोर्ट है उसको डिक्रीज करता है। ये बात सबको पता है ना भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो भाई, तुम सब इंपोर्ट को, आयात को हिंदी में एम लिखो, मतलब सिंबल के फॉर्म में एम लिखो। लिखो आयात, जिसको हम इंपोर्ट बोलेंगे, उसे तुम लिखो एम, ठीक है। इंपोर्ट को तुम्हें एम से डिनोट करना होता है, ऐसा लिखो नीचे एक लाइन चेंज करो, इंपोर्ट सामने एम, ठीक है। इंपोर्ट आयात एम, ठीक है। एक्सपोर्ट निर्यात एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारे पास एम और एक्स, तुम्हें इस तरीके से लिख के चलना है। फिर
हाँ भाई थोड़ा आगे बताऊँ, सुनो। हमारे पास ना जो भी ये सारी बातें होती है, अब हम क्या बोलेंगे, बस हम इसको लिखने के बाद ना एक हमें लाइन लिखनी है और उसके अंदर लिखना शुरू करो। उसके बाद हाँ भाई इसमें लिखो, हम शुद्ध निर्यात को समग्र मांग में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, लिखो अब इसमें इंग्लिश में, वी इंक्लूड नेट एक्सपोर्ट इन एडी। भाई सबको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का फॉर्मूला होता है, एक्स में से एम माइनस कर दो। ठीक है, इसके नीचे लिख दो, मतलब कि ना जो तुमने लाइन लिखी है ना उसके बाद लिखो, तो तुम्हारे पास जो शुद्ध निर्यात है, शुद्ध निर्यात तुम्हारे पास भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात। ठीक है, क्या लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है भाई, बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में। अब तुम वही लिखोगे, इसको डिट्टो छापो पहले, इसके आगे एक और ऐड कर दो। ठीक है, क्या ऐड करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब सबके बारे में तुम्हें बेस में एक्सप्लेन करना होता है। देखो भाई तुम्हारे एग्जाम में जिसके बारे में आ जाना, तुम्हें उसमें सबके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आ जाए कि स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ ओपन इकोनॉमी इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक, तो जो तुम्हारे पास ओपन इकोनॉमी जितने हैं ना ये सारे, तुम्हें इसको मतलब इन तुम्हें चारों को डिटेल में एक्सप्लेन करना जितना मैंने तुम्हें लिखवा रखा है। ठीक, तो भाई हिंदी में तुम्हारे पास वही सेम हो जाएगा। अगर तुमसे बोल दिया कि समग्र मांग के घटक में खुली अर्थव्यवस्था की व्याख्या करो, तो तुम्हें जितनी बातें वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है। अब सुनो भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम सबको जो मैं तुम्हें एडी है ना उसका जो मैं तुम्हें कर्व बनवा रखा है और जो टेबल है इसके ऊपर करके लेके आना, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, एडी वाले कंसेप्ट का पूरा टेस्ट होगा। ठीक, मैं एडी का क्वेश्चन दूंगा, उसको ढंग से तैयार कर लेना जितना मैंने लिखवाया ना, तो मैं जो क्वेश्चन लिख के दूंगा तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर वही सारा डिट्टो छापना जितना मैंने तुम्हें एडी के अंदर लिखवाया था समग्र मांग के अंदर। ठीक है, हाँ चलो।